हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुनील कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज सिरसा के हिंदी डिपार्टमेंट से। आज का जो हमारा बीए सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर का जो विषय है वो रामधारी सिंह दिनकर का साहित्यिक परिचय। देखिए, रामधारी सिंह दिनकर आधुनिक काल का एक सशक्त साहित्यकार। ये अपने आप में एक ओजस्वी या फिर ये कहिए कि क्रांतिकारी छवि के कवि माने जाते हैं। वैसे तो इन्होंने जो इनके जो काव्य संग्रह वो बड़े ही प्रसाद और माधुर्य गुण से संबंधित है, लेकिन कुछ एक रचनाओं में जैसे कुरुक्षेत्र है, रश्मिरथी है, उसमें उन्होंने अपना क्रांतिकारी जो रवैया है उसको दर्शाया है। तो अब हम बात करते हैं रामधारी सिंह दिनकर के साहित्यिक परिचय से संबंधित उनके जीवन वृत्तांत के बारे में कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था और मृत्यु कब हुई थी, किस समय उनको क्या क्या जो चीज़ें हैं, जो पुरस्कार है वो उनको दिए गए थे भारत सरकार की तरफ से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रामधारी सिंह जी के जन्म के बारे में। तो इनका जो जन्म है वो बिहार के बेगूसराय ज़िले के सिमरिया नामक गांव में सन 1908 को हुआ था और इन्होंने पटना कॉलेज से शिक्षा जो है वो प्राप्त की, यानी कि पटना कॉलेज में ही ये पढ़े थे। इसके बाद में इन्होंने जो पोस्ट ग्रेजुएट है यानी कि जो एमए हैं वो मुजफ्फरपुर से के कॉलेज में वहाँ से करके वहीं जो हिंदी विभाग है उसके वो विभागा जो अध्यक्ष है वो भी रहे थे। उसके साथ साथ 1952 से लेकर 1963 तक ये राज्यसभा के सदस्य भी भारत सरकार की तरफ से मनोनीत किए गए। फिर ये 1964 के आसपास भागलपुर जो विश्वविद्यालय है वहाँ ये कुलपति के पद पर भी रहे। इसके अलावा राष्ट्रभाषा आयोग, संगीत नाटक अकादमी, साहित्य अकादमी, इन सभी जो आयोग थे इनमें ये सदस्य के रूप में इन्होंने अपनी जो सेवा है उनको प्रदान की थी। 1965 से लेकर 1971 तक ये भारत सरकार के हिंदी सलाहकार रहे थे और इसके अलावा इनकी जो मृत्यु है वो सन 1974 को हुई थी। कहने का मतलब है ये इनका जन्म 1908 में बिहार के बेगूसराय ज़िले के सिमरिया नामक गांव में हुआ था। शिक्षा इन्होंने पटना कॉलेज से प्राप्त की थी। 1952 से लेकर 1963 तक ये राज्यसभा के सदस्य भी रहे और 1974 में इनकी मृत्यु हो गई थी। अब जो हम बात करते हैं इनकी प्रमुख रचनाओं की कि रामधारी सिंह दिनकर की जो प्रमुख जो रचनाएं हैं वो कौन कौन सी है, काव्य संग्रह कौन से हैं या फिर इनके जो गद्य संग्रह वो कौन से हैं। काव्य संग्रह रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रश्मिरथी और परशुराम की प्रतीक्षा, ये इनके काव्य संग्रह। इन काव्य संग्रहों के अंदर अलग अलग कविताएं हैं। जैसे रश्मिरथी में कुल जो 7 भाग है, इसी तरह से कुरुक्षेत्र में भी तकरीबन 8-10 के आसपास सर्ग है। तो ये सारी की सारी जो रचनाएं हैं ये काव्य संग्रह के तहत आती है। रश्मिरथी के अंदर इन्होंने जो पांडव और जो कौरव होते हैं उनके बीच का जो द्वंद्व है उसको दर्शाया है कि किस तरह से जो श्री कृष्ण है वो उनके पास जाते हैं और वहाँ कौरवों को बताते हैं कि जो पांडव है वो वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम से धूप घाम पानी पत्थर पांडव भाई को छोड़ निखर। इस तरह से उनको उनके पांडवों के बारे में कौरवों को वो बताते हैं। और इसी तरह से कुरुक्षेत्र इनकी जो काव्य संग्रह है उसके अंदर भी क्या है, इन्होंने कौरवों और पांडवों दोनों का जो युद्ध है, युद्ध का जो समय है उस वर्तमान समय के बारे में भीष्म पितामह के मुख से युधिष्ठिर को वो सारा वृत्तांत बता रहे हैं कि तुम जो कर रहे हो वो बिल्कुल सही कर रहे हो, क्योंकि ये तुम छीन नहीं रहे हो, ये तुम्हारा अधिकार है और इस अधिकार के लिए अगर तुम अपने परिजनों का भी वध कर रहे हो तो वो कोई पाप नहीं है। तो इस तरह से ये इनके काव्य संग्रह है और इनमें से रश्मिरथी और कुरुक्षेत्रीय अपने आप में एक खंड काव्य और उर्वशी जो है वो एक गीति नाट्य है। उर्वशी गीति नाट्य यानी कि
पद्य लय में उसको गाया जा सकता है या पढ़ा जा सकता है। अब इसके गद्य संग्रह रेती के फूल, वट पीपल ये संस्मरण है, भारत की सांस्कृतिक एकता, प्रसाद पंत और मैथिली सेनगुप्त और संस्कृति के 4 अध्याय ये इनका निबंध संग्रह है। ये इनके कुल जो मिलाकर है वो गद्य संग्रह है। अब हमें ये देखना है कि इनको भारत सरकार की तरफ से कौन कौन से जो पुरस्कार हैं वो प्राप्त हुए थे। सबसे पहले सन 1959 में भारत सरकार ने इनको भारत का जो चौथा सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है पद्म भूषण वो इनको प्रदान किया गया था भारत सरकार की तरफ से। उसके बाद भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार सन 1973 में इनका जो संपूर्ण काव्य था, जो संपूर्ण साहित्य था, उस साहित्य के ऊपर उनको भारत सरकार का साहित्य के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान या पुरस्कार होता है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, वो 1973 में इनको प्रदान किया था या दिया गया था। अब इनके काव्य या इनकी जो साहित्य है उसकी जो विशेषताएं हैं, साहित्यिक विशेषता है, क्योंकि जो भी चाहे कवि हो, चाहे गद्यकार हो, चाहे उपन्यासकार हो, नाटककार हो, कोई भी साहित्यकार हो, जब वो साहित्य लिखता है ना तो साहित्य में अपने कुछ गुण, कुछ विशेषताएं छोड़ता है, ताकि आने वाले जो पाठक है, आने वाले समय में वो पाठक जब उसको पढ़े, उसके बारे में विचार विमर्श करे, तो वो उसकी ओर आकर्षित हो, उनको पता चले कि हाँ इसके साहित्य में इस प्रकार की विशेषता थी। कोई अपने साहित्य के अंदर प्रकृति से संबंधित विशेषताओं का ज़्यादा पुट डाल देता है, तो कोई क्रांतिकारी भावनाओं से प्रेरित होकर अपने साहित्य का निर्माण करता है, जैसे निराला थे, पंत जी प्रकृति से संबंधित थे, तो कोई रहस्यवादी भावनाओं से ओतप्रोत होकर अपने काव्यगत जो विशेषता होती है उसको उजागर करता है। तो सबसे पहली जो रामधारी सिंह दिनकर की जो साहित्यिक विशेषता उसमें सबसे पहली है मानवतावादी दृष्टिकोण। मानवतावादी दृष्टिकोण का मतलब है कि ये जो कवि थे रामधारी सिंह दिनकर, इनका समाज के लोगों के प्रति किस प्रकार का दृष्टिकोण था, समाज के अंदर ये लोगों को किस दृष्टिकोण से देखते थे। देखो, समाज 2 भागों में बंटा हुआ था, एक उच्च वर्ग और एक निम्न वर्ग। उच्च वर्ग जो था जिसको शोषक वर्ग कहते हैं, और निम्न वर्ग जो था वो शोषित वर्ग था। यानी कि शोषक जो वर्ग था वो निम्न वर्ग का शोषण कर रहा था निरंतर, यानी कि जो गरीब था वो और ज़्यादा गरीब हो रहा था और जो अमीर था वो और ज़्यादा अमीर होता जा रहा था। तो दिनकर का जो समाज के प्रति जो दृष्टिकोण है वो पूर्णतः मानवतावादी था। वे पूर्ण रूप से मानवीय भावनाओं से ओतप्रोत थे। मतलब ये नहीं कि एक इन्होंने अपने साहित्य के अंदर दिखावा ही किया मानवतावादी दृष्टिकोण का, ऐसा बिल्कुल नहीं था। रश्मि रथी में उन्होंने कर्ण के माध्यम से अपनी विचारधारा प्रस्तुत की है। कर्ण, हालांकि जो कर्ण है वो कुंती का ज्येष्ठ पुत्र था, लेकिन वो बार बार श्री कृष्ण के माध्यम से कर्ण को समझाने जाते हैं, लेकिन कर्ण जो है वो अपनी मित्रता के कारण कहता है कि मैं विवश हूँ उस मित्रता की वजह से। तो वहाँ जो कर्ण है उस कर्ण की मानवतावादी जो दृष्टिकोण है उसको दिखाया है कि किस तरह से उसने अपनी एक मतलब हालांकि वो अगर पांडवों के पक्ष में जाता तो वो उनका ज्येष्ठ भ्राता होता, तो उसको राज्य सिंहासन भी मिलता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने एक मानवतावादी व्यक्ति होने के साथ साथ अपनी जो मित्रता उसको भी पूर्ण रूप से वहन किया। उसके बाद में है राष्ट्रीयता की भावना। राष्ट्रीयता की भावना का मतलब है कि इनकी कविताएं जो थी उसके अंदर देश प्रेम की जो भावना है वो किस प्रकार से भरी हुई थी। एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि रामधारी सिंह दिनकर के अलावा हिंदी साहित्य के अंदर मैथिली सेनगुप्त जो है उनको महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी, कि इन्होंने जो साहित्य का जो निर्माण किया है वो राष्ट्र से प्रेरित है, राष्ट्र से संबंधित है, देश प्रेम से संबंधित है, तो उनको राष्ट्र कवि कहा जाता था। लेकिन रामधारी सिंह दिनकर को हिंदी साहित्य का उपराष्ट्र कवि कहा जाता है। यानी कि कहने का मतलब यह तात्पर्य यह है कि रामधारी सिंह दिनकर मैथिली सेनगुप्त के बाद अगर कोई जबरदस्त देश प्रेम या देशभक्ति या राष्ट्रीयता से संबंधित काव्य रचनाओं का अगर किसी ने निर्माण किया था तो वो रामधारी सिंह दिनकर थे। तो दिनकर के व्यक्तित्व में ये जो राष्ट्रीयता थी, देश प्रेम की जो भावना थी, ये सबसे प्रमुख मानी जाती है। और उसके अलावा उनकी अनेक रचनाएं भारतीय संस्कृति और उसके प्राचीन गौरव
का जो है वो गुणगान करती है। जैसे संस्कृति के 4 अध्याय हैं, उसमें संस्कृति, भारतीय संस्कृति है, उसके बारे में पाठकों को अवगत करवाया गया है। उनकी कविताओं में भारत का सुनहरा अतीत हमेशा झलकता दिखलाई देता है कि उनकी जो काव्य रचनाएं हैं उसके अंदर क्या है, उनका जो अतीत है, अतीत जो गुजर चुका है उसके बारे में उसको पाठकों को वो अवगत करवाते रहते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने राष्ट्र की जो शक्ति है, उसकी जो बुझती हुई शिखा जो लो है, उसको नया जीवन देने के लिए भी अपनी जो काव्य रचनाएं हैं देश प्रेम से संबंधित, उसको भी उन्होंने मतलब अपने साहित्य में स्थान दिया है। कुरुक्षेत्र के अंदर भी वो एक देश भक्ति और राष्ट्रीयता की भावना को उजागर करते हैं। उसके अलावा जो उनकी रश्मि रथी है उसके अंदर भी वो राष्ट्रीयता और देश प्रेम की भावना उसको उजागर करते हैं। अब है वीरत्व की भावना, यानी कि वीरत्व की भावना का मतलब कि बहादुरी की भावना को उजागर करना, कि किस प्रकार से बहादुरी की जो भावना है इन की भावना को रामधारी सिंह दिनकर ने अपने साहित्य में स्थान दिया है। तो ये जो रामधारी सिंह दिनकर इनके काव्य में जो वीरता है, उसके जो भाव है, प्रत्येक, लगभग ये समझिए कि प्रत्येक कविता के अंदर ये दिखाई देते हैं वीरत्व की भावना के। और इसके साथ साथ इनमें ओज और जो बहादुरी, ओज के साथ साथ जो बहादुरी जो होती है उसकी ललकार भी प्रमुख रूप से दिखाई देती है। रश्मिरती जो इनकी एक प्रसिद्ध काव्य संग्रह है, उसमें भी उन्होंने जो ओज गुण है या जो वीर रस है उसका सबसे ज़्यादा जो है वो प्रयोग किया है। क्योंकि जब दुर्योधन है वो श्री कृष्ण को बांधने का प्रयत्न करता है, तो श्री कृष्ण अपना जो विराट रूप है, स्वरूप है, वो उसको दिखाते हुए बोलते हैं, क्या तू मुझे बांध सकता है? सोने को साध नहीं सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। वो इतनी मतलब बात कहते हैं कि जो व्यक्ति किसी को साध नहीं सकता, वो इतने बड़े विराट स्वरूप के व्यक्ति को कैसे बांध सकता है। तो वो श्री कृष्ण जो है उनके बारे में ये चीज़ें बताना, यानी कि वीरता वीरस को उजागर करती है। तो उनकी जो काव्य रचनाएं हैं उसके अंदर क्या है, जो वीर रस से संबंधित जो भाव है उन भावों को उजागर किया गया है। उसके बाद में शोषित वर्ग के प्रति संवेदना। शोषित वर्ग, मैंने आपको पहले बताया था कि समाज के अंदर 2 वर्ग, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग। उच्च वर्ग को शोषक बोला गया और निम्न वर्ग को शोषित बोला गया है। शोषक जो वर्ग होता है वो हमेशा निम्न वर्ग, जो शोषित वर्ग है उसका शोषण करता रहता है, जिससे जो उच्च वर्ग है वो और ज़्यादा अमीर होता जाता है और निम्न वर्ग है वो और ज़्यादा गरीब होता जाता है। इसी तरह से दोनों के बीच में एक है गरीब और अमीर, उच्च और निम्न की जो खाई है वो हमेशा बढ़ती, यानी कि दरार रूपी जो खाई है वो बढ़ती जाती है। लेकिन दिनकर की काव्य रचनाओं में, कविताओं में गरीबों के प्रति, मजदूरों के प्रति, पीड़ितों और शोषितों के प्रति सहानुभूति और संवेदना दिखाई है इन्होंने अपनी काव्य रचनाओं में। और इसके साथ साथ उन्होंने समाज के अंदर जो विभिन्न प्रकार की विषमता है, मतलब कोई बहुत ज़्यादा अमीर है, कोई बहुत ज़्यादा गरीब है, उनके अंदर जो विषमता है उसको भी बड़े ही क्रांतिकारी भाव से उसका उन्होंने जो स्वर है वो उजागर किया। जैसे एक उनकी जो कविता है उसमें वो कहते हैं कि सवानों को मिलता वस्त्र दूध, भूखे बालक को कुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर जाड़ों की रात बिताते हैं। क्या बात है कि सवानों को मिलता वस्त्र दूध, सवान यानी कि जो कुत्ते हैं, अमीर घर के जो कुत्ते होते हैं उनको वस्त्र और दूध, यानी कि उनको वस्त्र भी पहनाए जाते हैं और उनको दूध भी पिलाया जाता है, भूखे बालक को खिलाते हैं। लेकिन जो बिल्कुल ही गरीब है, वो जो बच्चे भूखे हैं उनके बच्चों वो भूख से उकलाते रहते हैं, मतलब भूखमरी से तड़पते रहते हैं। माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर जाड़ों की रात बिताते हैं, और वो अपनी माँ की जिस जो माँ है उसके अंदर केवल अस्थि पंजरी रह गए हैं, उस हड्डी से वो चिपक कर के अपनी जाड़ों की जो रात है वो ठिठुर ठिठुर कर बिताते रहते हैं। तो इस तरह से उन्होंने शोषित वर्ग के प्रति संवेदना और जो शोषक वर्ग है उसके प्रति अपनी आक्रोश की भावना को उजागर किया है। उसके बाद में 5वां है क्रांतिकारी सवर की प्रधानता। क्रांतिकारी सवर की प्रधानता का मतलब कि वो ये कहते थे कि जो समाज के अंदर जो विषमता है उसको दबाया नहीं जा सकता, उसके प्रति जो चाहे जन आंदोलन हो, चाहे क्रांतिकारी भावना हो, उस क्रांतिकारी भावना या क्रांतिकारी आंदोलन के माध्यम से उसको स्वर को उजागर किया जा सकता है, जिससे उस चीज़ से छुटकारा
पाया जा सकता है। तो इनकी जो सामाजिक विषमता के प्रति जो जो रोष है वो क्रांतिकारी भावना के माध्यम से ही प्रकट किया है। उन्होंने समाज के अंदर भेदभाव को मिटाने के लिए, चाहे जाति पाति का हो, चाहे गरीबी अमीरी, ऊंच नीच, किसी भी प्रकार का, उस भेदभाव को मिटाने के लिए क्रांति के मार्ग को महत्व दिया है। और उनकी जो रेणुका जो काव्य संग्रह है उसमें तांडव नामक कविता के अंदर भी उन्होंने भगवान शंकर के माध्यम से इसी तरह से जो क्रांतिकारी भावना है उस भावना को उजागर किया है। तो इस तरह से इनका जो क्रांतिकारी स्वर है वो इनके काव्य रचना में पूर्णतः स्पष्ट दिखाई देता है कि वो कहते हैं कि अन्याय जो हो रहा है उस अन्याय को सहना उससे भी बड़ा अन्याय है। यानी कि जो अन्याय है उसके विरोध में आप आवाज़ उठाइए, चाहे उसके प्रति आपको जो हिंसा है उसके ऊपर भी क्यों ना उतरना पड़े। तो इस तरह से क्रांतिकारी स्वर भी उनका उसकी भी प्रधानता है। अब है प्रकृति चित्रण। प्रकृति चित्रण की इनकी काव्य रचना के अंदर किस प्रकार की प्रकृति का वर्णन किया गया है। जैसे प्रकृति के दोनों रूप होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। उन दोनों रूपों का वर्णन किया गया है। आलंबन में जो प्रकृति है उसके सौंदर्य का वर्णन किया गया। उद्दीपन में जो उस प्रकृति को देखकर जो कवि के या पाठक के मन के अंदर जो भाव उत्पन्न होते हैं या उद्दीप्त होते हैं उसका वर्णन किया गया है। इसके साथ साथ उनकी बहुत सी रचनाएं जिसमें उन्होंने ग्राम्य जीवन की प्रकृति का वर्णन किया है और प्रकृति का जो वर्णन है इन्होंने अलंकार के रूप में या रहस्य के रूप में यहाँ वहाँ सभी जगह किए हैं। जैसे जो रश्मिरथ इनकी जो कविता है काव्य संग्रह उसमें जो सबसे पहला जो सर्ग है उसमें कर्ण और अर्जुन दोनों श्रेष्ठ, उनमें श्रेष्ठता के जो भाव है वो सूर्य और आकाश के समान दिखाई देते हैं। यानी कि एक अगर सूर्य है तो दूसरा आकाश है, अगर कर्ण सूर्य है तो जो अर्जुन है वो आकाश के समान है। तो इस तरह से जो प्रकृति है, प्रकृति के अंदर ये चीज़ें होती है, आकाश दिखा दिया, बादल हो गया, पहाड़, नदी, नाले, झील, पर्वत, हवाओं का चलना, बिजली का कड़कना, बादलों का गरजना, ये सारा का सारा जो वर्णन है ये प्रकृति वर्णन के या प्रकृति चित्रण में आता है। अब है नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नारी के प्रति दृष्टिकोण कि इनका जो नारी के प्रति दृष्टिकोण है वो किस प्रकार से। साधारण सी बात है, रामधारी सिंह दिनकर ने बहुत से काव्य संग्रह जो लिखे वो नारी के ऊपर है। रेणुका, उर्वशी, रसवंती, इस प्रकार की जो इनके जो करेक्टर है काव्य संग्रह है उनमें नारी को उन्होंने सर्वोपरि स्थान दिया है। और इनकी कविताओं के अंदर नारी को शक्ति के रूप में, अबला, आकर्षक, आधुनिक, कुलवधू, माता, प्रेमिका और इसके साथ साथ एक सखी के रूप में भी स्थान दिया अपने काव्य के अंदर। रेणुका नामक काव्य संग्रह में उन्होंने नारी को अबला के रूप में चित्रित किया है, तो रसवती में उसका आकर्षण यानी कि उसके सौंदर्य के रूप का भी वर्णन किया गया है। उर्वशी का सुंदर आकर्षक रूप ही पुररवा को आकर्षित कर पाया था। तो इस तरह से इनके जो काव्य संग्रह उसमें नारी के प्रति जो दृष्टिकोण है वो बड़ा ही उदारवादी है। कहने का मतलब इन्होंने नारी को जो है ना वो सर्वोपरि स्थान दिया अपने काव्य में, अपने साहित्य के अंदर। नारी को वो आदि जननी या जग जननी मानते थे। वो ये मानते थे कि नारी के बिना व्यक्ति या इस संसार का जो अस्तित्व है वो बिल्कुल ही संभव नहीं हो सकता। तो इस तरह से आज हमने रामधारी सिंह जी दिनकर है उनका जो साहित्यिक परिचय, उनके जन्म के बारे में, उनकी मृत्यु के बारे में, उनको जो उनकी रचनाएं कौन कौन सी थी, उनको कौन कौन से पुरस्कार दिए गए थे, या इसके साथ साथ उनके जो साहित्य से संबंधित उनकी जो विशेषताएं थी वो किस प्रकार से थी, कौन से थी, उनके बारे में आज हमने संक्षेप में और विस्तार पूर्वक पढ़ा है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। धन्यवाद।